अरे वाह, आज तो खूब सारे पैसे लगे हैं, जल्दी से उठा लेती हो। 100, 200, अरे 500 के नोट है, 500। वाह वाह, अरे इधर से भी 100, अरे ऊपर भी कुछ पैसे लगे हैं, अब उन्हें कैसे उतारूं? मेरा तो हाथ ही नहीं जाएगा। बेटी को बुलाती हूँ। अरे सोमा बेटी, सोमा जल्दी आना यहाँ। माँ की आवाज सुन सोमा घर से बाहर आती है। अरे हाँ माँ, क्या हो गया? सुबह सुबह क्यों आवाज लगा रही है? मेरी नींद खराब कर दी। अरे बेटी देख ना, ऊपर कुछ पैसे लगे, मेरा हाथ नहीं जा रहा है। तू जरा पैर पे चढ़ के उतार देना, कोई देख लेगा तो फिर ले जाएगा। इधर गांव के दो व्यक्ति उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। पेड़ पर पैसे देखकर वो दोनों एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और चुपके देखने लगते हैं। अरे देख देख, पेड़ पर पैसे लगे हैं खूब सारा। अरे हाँ भाई, तू जो देख रहा है मैं भी वही देख रहा हूँ, लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ क्या तू सोच रहा है ये? अरे हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ, कैसे इन पैसों को प्राप्त किया जाए ताकि हमारी हर समस्या का समाधान हो जाए। अरे माँ, पैसों को उतारने के लिए पेड़ पे चढ़ने की क्या हो सकता है? पेड़ को जोर से हिलाओ, सारे पैसे गिर जाएंगे। रुक, मैं अभी दिखाती हूँ। फिर सोमा जाकर उस पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगती है। पेड़ के हिलने से पेड़ पे लगे सारे पैसे नीचे गिरने लगते हैं और इधर उसकी माँ सीता देवी सारे पैसे चुनने लगती है। अरे मिल गए, अरे ये ले लो, वो, अरे ये, अरे हाँ, अरे माँ लो, सारे पैसे गिर गए, चुन लो अब। अरे हाँ हाँ बेटी, सारे पैसे चुन लिए, अभी कोई नहीं है, चल जल्दी से घर के अंदर चली जाती हूँ, खूब सारा पैसा होगा, बाकी कल आएंगे फिर सुबह सुबह उतारने के लिए। आखिर ये कैसा पेड़ है जो पेड़ पर पैसे उगते हैं? और सीता देवी को ये पेड़ कहाँ से मिला? क्या गांव के वो दोनों व्यक्ति ये देखकर चुप रह जाएंगे या फिर इन पैसों को लेने के बारे में सोचेंगे? जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। माँ, माँ, खाने में क्या बना रही हो? बड़ी भूख लगी है। अरे बेटी सोमा, आई, आ बैठ। अब कुछ तो नहीं है घर में, जो भी था वही बना रही हूँ, सूखा चावल ही बना रही हूँ, और कुछ नहीं है बेटी। क्या माँ, सूखा चावल खाऊंगी सिर्फ? क्या करूँ बेटी, अब तो काम धंधा भी खत्म हो गया है, क्या कर सकती हूँ? अब जितना चावल था यही बना रही हूँ, कल से क्या खाऊंगी कुछ भी नहीं पता। फिर सोमा जाकर खटिया में बैठती है। उसकी माँ सीता देवी चावल लेके आती है एक कटोरी में और दोनों मिलकर बैठकर सूखा चावल ही खाती है। 2 दिन पहले की बात है। सीता देवी और उसकी बेटी सोमा दोनों सेठ जी के पास खेत में काम किया करती थी। दोनों खेत आई हुई थी फसल काटने के लिए। अरे सेठ जी, अच्छा वो आप आ गए, फसल पक चुकी है, आज से कटाई शुरू कर दे क्या? अरे नहीं नहीं सीता देवी, आज से क्या, और तुम्हें फसल काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज से तुम लोगों की छुट्टी। छुट्टी मतलब? छुट्टी मतलब और कल से तुम्हें काम पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। फसल कटाई के लिए हमने देखो ये बड़ा सा ट्रैक्टर मंगा लिया है, यही अब फसल काटेगा। मुझे मजदूरों की आवश्यकता नहीं है, मजदूर में बेकार में ज्यादा पैसे लगते हैं, सामान भी कम कटता है। अब देखो इसमें जल्दी से फसल भी कट जाएंगे और मेरी पैसों की भी बचत होगी। ये कहते हुए सेठ जी वहाँ से चले जाते हैं और ये सुनने के बाद सीता देवी और सोमा पर तो मानो पहाड़ सा टूट पड़ता है, क्योंकि उनके पास और कोई दूसरा काम नहीं था। अब वो दोनों क्या करेगी? अरे माँ, काफी मीठे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं चावल। अरे बेटी, अब और किससे झूठ बोलेगी, मुझे सब कुछ पता है। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा हुआ है। एक रोज सीता देवी और सोमा दोनों नदी किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर एक बड़ा सा फैसला लेते हैं। अरे बेटी, अब हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, काम जो भी था वो भी हाथ से चला गया, खाने के लिए एक दाना भी नहीं है घर में, अब हम क्या खाए?
भूखे मरने से अच्छा है कि इसी नदी में समा जाए। हाँ माँ, और हमारे पास दूसरा रास्ता भी नहीं है। अब मेरी शादी भी नहीं होगी। इतनी काली लड़की से कौन शादी करेगा? सबको चाहिए खूब सारा पैसा, कहाँ से देंगे हम? हाँ माँ, तुम सही सोच रही हो। चलो हम यही करते हैं। सीता देवी और सोमा दोनों नदी में कूदने का फैसला बनाती है और जैसे ही कूदने वाली होती है उसी नदी में एक साधु बाबा स्नान कर रहे थे। वो नदी से जल से बाहर आते हैं। उन दोनों को देखकर अरे 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 ये क्या कर रहे हो तुम लोग? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नदी काफी गहरी है, ऐसे मत कूदो, डूब जाओगे। अरे बाबा, डूबने का किसको डर है? हम तो नदी में समा जाना चाहते हैं। क्या इतना बड़ा फैसला तुम लोग इतने आसानी से कैसे ले सकते हो? ऐसी क्या बात हो गई जो अपने जीवन को त्यागने चले थे? मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारे इन समस्याओं का समाधान निकाल दूं और तुम्हारे जीवन त्यागने का फैसला बदल जाए। अरे बाबा, अब आपको क्या बताएं? आप फकीर आदमी हमारे समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे? अरे माता, बताओ तो, हो सकता है मेरे पास समाधान हो। अरे बाबा, गरीबी की मार ने ऐसा मारा कि कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। जीने की आशा ही खत्म हो गई। जहाँ काम करते थे, काम से निकाल दिए गए। अब बेटी है, वो भी काली है, इसकी शादी तक नहीं हो रही है। घर में एक दाना नहीं है खाने को। भूखे मरने से अच्छा सोचा कि इसी नदी में समा जाए। अरे इतनी सी बात के लिए घबरा गए? जिंदगी को बर्बाद करने जा रही थी माँ, ऐसा नहीं करते। फिर वो साधु बाबा अपने हाथों को आगे बढ़ाते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं। देखते ही देखते साधु बाबा के हाथ में एक बीज आ जाता है। ये लो माँ, ये बीज लो। ये कोई साधारण बीज नहीं है। तुम अपने मन में जो भी आशा रखोगी, जो भी चीज मन में चलेगा और मांगते वक्त ये बीज को लगा देना, ये उसी चीज का पौधा निकल आएगा। तुम्हारी हर समस्याओं का समाधान होगा ये बीज। क्या ऐसा हो सकता है क्या बाबा? जरूर होगा। साधु कभी झूठ नहीं बोलता। अब जाओ माँ, अपने घर जाओ अपनी बेटी को लेकर। सीता देवी वो बीज पाकर काफी खुश हो जाती है और सोमा के साथ अपने घर की ओर लौटती है। सीता देवी और सोमा दोनों इस बीज को लेकर घर आती है। अरे बेटी, जा घर से पानी लेके आ जग में भरकर। मैं तब तक गड्ढा खोदती हूँ, इस बीज को यहीं लगाऊंगी। सोमा पानी लेने के लिए घर के अंदर चली जाती है और इधर सीता देवी उसी जगह पर गड्ढा खोदने लगती है। हो गया, इतना गड्ढा में हो जाएगा। अब बीज डाल देती हूँ। अरे वो साधु बाबा कह रहे थे कि मन में जो सोचोगे उसी का पेड़ निकलेगा। क्या करूं, क्या सोचूं? बेटी के लिए एक अच्छा पति, बेटी की शादी हो जाए, ये सोचूं। अरे नहीं नहीं, घर में खाने को दाना नहीं है, पैसे नहीं है। अगर पैसों का पेड़ उग गया तो उसमें से हमारा गरीबी दूर हो सकता है और पैसों से अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का भी ला सकती हूँ। पैसे के बारे में ही सोचकर बीज लगाती हूँ। हे बीज, मेरे लिए एक पैसों का पेड़ लगाना ताकि उसमें से हर रोज मैं पैसे तोड़ पाऊँ और अपनी गरीबी दूर कर पाऊँ। फिर सीता देवी उस बीज को पैसे का पेड़ सोचकर लगा देती है और ऊपर से मिट्टी ढक देती है। तभी उसकी बेटी सोमा आती है जग में पानी भरकर। अरे माँ, ये लो पानी। हाँ हाँ, ला ला। फिर उसी जगह पर कुछ पानी दे देती है ताकि बीज जल्दी से जल्दी फले। धीरे धीरे सीता देवी और सोमा की हालत सुधर जाती है। दोनों अब अच्छा अच्छा खाना भी खाने लगते हैं क्योंकि उनके पास अब पैसों का पेड़ जो था। अरे बेटी, क्या बना रही है? जल्दी लेके आ, बड़ी भूख लगी है। अरे हाँ हाँ माँ,
बस अंडा बना रही थी, हो ही गया, लेके आती हूँ। फिर शोमा अंडा बनाकर लेके जाती है। फिर माँ बेटी दोनों मिलकर खूब मजे से खाना खाते हैं। अब दोनों का जीवन काफी खुशी खुशी बीत रहा होता है। ऐसे ही एक रोज शोमा को देखने के लिए दूसरे गांव से एक लड़का आया था अपने बाबूजी के साथ। अरे सीता देवी जी, जरा लड़की को तो बुलाइए, उसे तो देख लूं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे शोमा बेटी, आना जरा, मेहमानों के लिए कुछ मीठा वगैरह लेके आ, इनका मुंह मीठा तो करा। तभी शोमा लड्डू लेकर वहाँ पहुँचती है। शोमा को देखकर लड़का और उसका पिता दोनों खड़े हो जाते हैं। अरे ये क्या, ये कैसी लड़की है, काली भूत जैसी। मुझे पापा ये लड़की एकदम से पसंद नहीं है, मैं नहीं शादी करना चाहता इससे। अरे हाँ बेटा, तू तो सही कह रहा है। नहीं नहीं सीता देवी, हम आपकी बेटी को बहू बनाकर नहीं लेके जा सकते, इतनी काली लड़की से कौन शादी करेगा। अरे सुनिए तो सुनिए तो, अरे काली है तो क्या हुआ, घर का सारा काम आता है। अरे काम आता है तो क्या हुआ, हम कोई काम वाले नहीं, घर की बहू लेने आए थे। अरे गुस्साइए मत, बैठिए बैठिए, सुनिए सुनिए, हम आपको इसके बदले खूब सारा पैसा दे सकते हैं, पैसों की कमी नहीं होगी आप लोगों के पास। अरे पापा चलिए यहाँ से, ये लोग तो हमें पैसों से तोलने पर चले हैं। अरे पैसों से खूबसूरती नहीं खरीदी जा सकती, पैसा इतना ही है तो अपनी बेटी को काली से गोरी बना लीजिए आप। चलिए पापा, हम शादी नहीं करेंगे यहाँ। वो लड़का और उसके पापा दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शोमा को काफी बुरा लगता है। अरे बेटी चिंता मत कर, हमारे पास खूब सारे पैसे हैं, इनसे तुम्हारे लिए एक पति तो खरीद ही सकती हूँ। सीता देवी को पैसों का काफी घमंड हो चुका था, क्योंकि उसके घर में पैसों का पेड़ जो था। ऐसे धीरे धीरे वक्त बीतने लगते हैं। सीता देवी के घर शोमा को देखने के लिए कई लड़के आते हैं, लेकिन कोई भी शोमा को पसंद नहीं करता है, जिस कारण सीता देवी भी अब काफी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसका पैसा काम नहीं कर रहा था। पैसों से वो लड़के खरीद नहीं पा रहे थे और इधर शोमा भी काफी मायूस हो चुकी थी। वर्तमान समय रात का वक्त हो रहा था। वो दोनों गांव वाले चुपके चुपके वहां आ पहुंचते हैं। अरे देख, अभी कोई नहीं है, चुपके से जाते हैं, सारे पैसे तोड़ लेते हैं। अरे काफी सारे पैसे भी लग गए हैं। अरे हाँ, हमारा सारा शौक पूरा हो सकता है, चल चल जल्दी करते हैं, कोई देख न ले हमें। फिर वो दोनों चोर धीरे धीरे उस पेड़ के पास पहुंचते हैं और सारे पैसे तोड़ने लगते हैं। पैसे तोड़ते तोड़ते वो पेड़ भी टूट जाता है और नीचे गिर पड़ता है। वो दोनों चोर सारे पैसे उठाकर लेकर भाग जाते हैं वहाँ से। सुबह की पहली किरण के साथ सीता देवी घर से बाहर आती है पैसे तोड़ने के लिए, और आकर जो देखती है, देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या हुआ, अरे बेटी, अरे सोमा कहाँ है रे, जल्दी आ देख क्या कर दिया रे, मैं बर्बाद हो गई रे, लुट गई। सीता देवी वहाँ पर सर पे हाथ देकर रोने लगती है। जल्दी से सोमा वहाँ आ पहुँचती है। आकर देखती है कि वो पौधा किसी ने तोड़कर फेंक दिया है और उसकी माँ सर पर हाथ देकर रो रही होती है। अरे ये क्या हो गया, मेरा पौधा किसने तोड़ दिया, मेरे पैसों का पौधा रे। सीता देवी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वहीं पर दम तोड़ देती है। और दम तोड़ने से पहले, अरे पौधा, मेरी हर ख्वाहिश को तो पूरा किया, एक आखिरी ख्वाहिश उसे भी पूरा कर दे, मेरी बेटी की शादी लगा दे, उसके लिए कोई लड़का। ये कहते कहते सीता देवी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है और इधर सोमा अपनी माँ की ये हालत देख अपने आप को संभाल नहीं पाती है। आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अरे माँ, तुम भी मुझे छोड़कर चली गई, ये पौधा गया साथ में, तू भी चली गई, अब मेरा क्या होगा, मैं किसके सहारे जीऊंगी माँ। ऐसे धीरे धीरे वक्त बीतने लगते हैं। वक्त बीतने के साथ साथ एक रोज वो बाबा एक लड़का को लेकर सोमा के घर पहुंचते। सोमा के लिए शादी के लिए वो लड़का सोमा को देखकर
पसंद कर लेता है। शोमा इस बात से काफी खुश होती है। अरे बेटा तुम लोग दोनों आपस में बात कर लो। तुम लोग दोनों को आगे शादी करनी है, आगे की जिंदगी बितानी है। मैं बाहर जाता हूँ। ये कहते वो बाबा धीरे धीरे घर से बाहर जाने लगते हैं और आधा रास्ता जाते ही अचानक से वहाँ से गायब हो जाते हैं। इधर शोमा और संजय दोनों बात करने लगते हैं। दोनों को काफी पसंद करते हैं। एक रोज एक अच्छा दिन देखकर शोमा और संजय दोनों मंदिर में जाकर शादी रचा लेते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का कसमें खाते हैं। अरे सुबह हो गई और ये मुर्गा भी मुझे सुबह सुबह ही जगा देता है। अरे बड़ी जोर की सोच भी लग गई है। अब मैं क्या करूं? 2 मिनट सो जाती तो ये मुर्गा भी सोने नहीं देता। अरे कोई माँ, बड़ी जोर की सोच लगी है, जल्दी जाके करके आती हूँ। मनीषा को बड़ी जोर की सोच लगी थी। वो जल्दी से घर से बाहर आती है। अरे इतनी जोर की सोच लगी है, नदी किनारे जाते जाते रास्ते में ही हो जाएगी। क्या करूँ? मनीषा इधर उधर देखती है। गाँव वाले अभी तक सो के नहीं उठे थे। अरे गाँव वाले अभी तक सो के नहीं उठे, उस दिन का बदला तो लेके रहूंगी। मनीषा धीरे धीरे जाती है और सभी के घर के बाहर जाकर शौच करती है। ऐसे सभी के दरवाजे पर जाकर शौच करके वापस घर में चली आती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है तो राधा मौसी की नींद खुलती है। वो जैसे ही घर से बाहर आती है उसका पैर शौच पर पड़ता है। अरे 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 अरे! राधा मौसी वहीं धड़ाम हो जाती है। पूरे शरीर में शौच लग जाती है। अरे ये क्या हो गया? दरवाजे पर क्या था जो गिर गई? अरे इतनी महक क्यों रही है? पीला पीला। अरे ये तो शौच है। कौन मेरे दरवाजे पर हग के चला गया रे? कौन जन्म का बदला लिया रे? जी अब लग रहा है नहाना पड़ेगा ये सुबह सुबह ही। किसका मुंह देख के सोई थी जो ऐसा दिन का शुरुआत हुआ? राधा मौसी की ऐसी हालत देख गांव वाले भी उसके पास पहुंचते। अरे दीदी क्या हो गया? अरे सीता देखना, कौन सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर हग के चला गया और पैर फिसल के मैं गिर पड़ी रे। पूरे शरीर में गू लग गया रे। अरे दीदी आपका जो हाल है हमारा भी वही हाल है। हमारे दरवाजे पर भी कौन हग के चला गया है? अरे हाँ चाची, हमारे दरवाजे पर भी। अरे हाँ, मेरे दरवाजे पर न जाने किस जन्म का दुश्मनी निकाल रहा है। अरे देखती हूँ कौन ऐसा कर रहा है। मिल जाए तो छोड़ूंगी नहीं उसे। आज तो रात जग के देखूंगी कौन हग रहा है मेरे दरवाजे पर। शाम का वक्त हो रहा था। राधा मौसी उस इंसान को पकड़ने के लिए जो उसके दरवाजे पर हग के चला जाता है, वो सामने के एक पेड़ के नीचे कंबल ओढ़े बैठ जाती है ताकि उसे कोई देख न पाए और उसे रंगे हाथों राधा मौसी पकड़ पाए। अरे आज देखती हूँ कौन मेरे दरवाजे पर हग के जाता है। आज नहीं छोड़ूंगी, रंगे हाथों पकड़ूंगी उसे। धीरे धीरे रात काफी हो गई थी। राधा मौसी इसी इंतजार में थी कि कब वो आएगा और उसे रंगे हाथों पकड़ेगी। लेकिन रात बीतने के साथ साथ राधा मौसी को भी नींद आ जाती है और वो सो जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ मनीषा आती है चुपके और सबके दरवाजे पर हग कर वापस चली जाती है। इधर राधा मौसी सोई रहती है, उसे कुछ भनक भी नहीं लगती है। कुछ देर के बाद गांव वालों की नींद खुलती है। वो लोग देखते हैं उसके दरवाजे पर कोई शौच करके चला गया है। सभी कोई राधा मौसी के घर के दरवाजे के पास आती है तो उसके दरवाजे पर भी शौच थी और देखती है राधा मौसी पेड़ के नीचे सो रही होती है। सभी कोई मिलकर अरे मौसी, अरे राधा मौसी, अरे दीदी उठिए, जो कांड होना था हो गया, आप तो सोए रह गए। अरे क्या हुआ? वो शौच करके चला गया क्या? अरे हाँ दीदी, शौच करके चला गया हमारे दरवाजे पर।
और आपके दरवाजे पर भी। आप तो खूब पकड़ने वाले थे उसे और खुद सो के रह गए। अरे न जाने कैसे मेरी नींद लग गई और वो सोच करके चला गया। अब मैं क्या करूं, न जाने किस जन्म का बदला ले रहा है वो हमसे। आखिर मनीषा ऐसा क्यों करती है? हर किसी के दरवाजे पर जाकर सोच करके क्यों आती है? जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। कुछ साल पहले की बात है। मनीषा और शीतल दोनों काफी अच्छी सहेलियां थी। दोनों साथ में खेलती, दोनों साथ में स्कूल जाया करती और दोनों साथ में बदमाशियां भी करती। एक रोज दोनों गांव में खेल रही होती है। तभी मनीषा की नजर राधा मौसी के घर में लगे अमरूद के पेड़ पर जाती है, जिस पर पके पके अमरूद लगे हुए थे। अरे शीतल, वो देख पके पके अमरूद। अरे हाँ, अरे चल तोड़ते हैं और खाते हैं। अरे नहीं बाबा नहीं, उसके घर नहीं जाते। वो राधा मौसी के घर का अमरूद है। वहाँ अगर पकड़े गए तो डंडे से पिटाई होगी। बड़ी खरूस मौसी है, किसी को देती भी नहीं है और खुद भी नहीं खाती। अरे तो पकड़े गए तब ना, चलना उससे पहले हम तोड़ के लेके भाग जाएंगे और बड़े ही मजे से खाएंगे। तू चिंता मत कर, मैं चुपके चुपके तोड़ लूंगी। अब चल मेरा साथ दे और चल। शीतल के मन में भी लालच आ जाती है। अमरूद की बात सुन दोनों धीरे धीरे राधा मौसी के घर के बगल में लगे अमरूद के पेड़ के पास पहुँचते हैं अमरूद तोड़ने के लिए। अरे पहुँच तो गए, लेकिन कैसे तोड़े? हाथ तो नहीं जाएगी इतने ऊपर। अभी इधर उधर देखते देखते सामने कुछ पत्थर पड़े हुए थे। मनीषा की नजर उन पत्थरों पे जाती है। जल्दी से मनीषा उन पत्थरों को लेके आती है और पेड़ पर मारती है। मारते ही कुछ अमरूद नीचे गिर पड़ते हैं और दोनों मिलकर जल्दी से चुन लेते हैं और खाने लगते हैं। अरे बड़े ही मीठे अमरूद है, मजा आ गया खा के। तू क्या कहती है? अरे हाँ हाँ, बड़े मीठे, मजा आ गया। मनीषा और शीतल दोनों बड़े ही मजे से अमरूद खा रहे होते हैं। तभी पीछे से राधा मौसी आ जाती है एक बड़ा सा डंडा लेकर। अरे भाग मनीषा भाग, राधा मौसी आ गई, भाग। शीतल और मनीषा डर से भागने लगते हैं। शीतल तो भाग जाती है, लेकिन मनीषा टक्कर खाकर वहीं गिर पड़ती है और राधा मौसी जाकर मनीषा को पकड़ लेती है। अरे शैतान लड़की कहीं की, मेरे घर के अमरूद तोड़ रही है, वो भी चोरी चोरी। रुक, तुझे मजा चखाती हूँ। अरे मौसी छोड़ दीजिए, अब से नहीं तोड़ूंगी। चल जा, भाग यहाँ से। अब की बार तोड़ी तो छोड़ूंगी नहीं, बांध के रखूंगी और सबके सामने पीटूंगी। मनीषा रोते रोते वहाँ से अपने घर की ओर चल देती है। अरे मौसी, तुमने मुझे मारा अमरूद के लिए। रुक, मैं भी तुझे मजा चखाती हूँ। दूसरी सुबह राधा मौसी के घर के बाहर भीड़ जमा हुई थी। राधा मौसी काफी गुस्से में थी और सभी को अपना गुस्सा दिखा रही होती है। अभी मनीषा घर से निकल कर आती है, जहाँ उसकी मुलाकात शीतल से होती है। अरे शीतल, क्या हो गया? वहाँ इतनी भीड़ क्यों है? राधा मौसी इतने गुस्से में क्यों नजर आ रही है? अरे मनीषा, पता है राधा मौसी के दरवाजे पर कोई हक के चली गई है, इसीलिए वो गुस्से में है। क्या उनके दरवाजे पर कोई हक के चली गई है? जी 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 जी। अरे मनीषा, तुझे सच में पता नहीं है कौन ऐसा किया है? हाँ पता तो है। अरे आज तो मैं राधा मौसी को सबक सिखा के रहूंगी। अभी कोई नहीं है, दिखाती हूँ। मुझे मारने आई है। रुक जाओ, बड़ी जोर की सोच भी लगी है। नदी नहीं, राधा मौसी के दरवाजे पे करूंगी। कल सुबह मजा आ जाएगा। जल्दी से भाग जाती हूँ वरना कोई देख न ले। लेकिन बताऊंगी नहीं। चल खेलने चलते हैं, ठीक हुआ है। फिर मनीषा और शीतल दोनों खेलने के लिए चले जाते हैं। अरे जो भी ऐसा किया है, अगर मिल जाए तो डंडे से मार कर उसे सीधा कर दूंगी। कौन किया ऐसा घिनौना हरकत? छी 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 छी, घिन आ रही है। दूसरे की सोच को अब मुझे फेंकना पड़ेगा। छी छी छी। अरे राधा मौसी, आज जो किया है कल भी ऐसा ही करेगा। एक काम करो, आप चुपके से कहीं छुप कर बैठ जाओ। रात में देखना कौन ऐसा करता है, पता चल जाएगा।
अरे हाँ मंगल, तुम सही कह रहे हो। आज रात की नींद जाए पर उसे नहीं छोड़ूंगी, पकड़ के रहूंगी। शाम का वक्त हो रहा था। राधा मौसी उस इंसान को पकड़ने के लिए कि जो उसके घर के बाहर शौच करके गया था, इसलिए वो पेड़ पर चढ़ जाती है और छुप कर बैठे रहती है। ऐसे ही धीरे धीरे रात बीतती है, लेकिन राधा मौसी इंतजार में रहती है। आज तो उसे पकड़ के रहेगी। अरे आने दो, आज तो नहीं छोड़ूंगी। नींद जाए पर उसे नहीं। भोर का वक्त हो रहा था। अंधेरा अभी तक छाया हुआ था। तभी राधा मौसी देखती है कि मनीषा चुपके चुपके अपने घर से निकलकर आती है और इधर उधर देखती है, कोई नहीं है, और राधा मौसी के घर के बाहर जाकर शौच करती है। अरे ये तो वही लड़की है जिसे मैं अमरूद चोरी के लिए लाठी से पीटी थी। रुक, सब दिखाती हूँ। अरे लड़की रुक जा, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरे दरवाजे पर हगने आ रही है। ये सुनते ही मनीषा काफी डर जाती है और दौड़कर वहाँ से भाग जाती है अपने घर की तरफ। अरे भागने से क्या होगा, तेरे घर जाकर देख के आती हूँ तुझे। रुक जा लड़की। सुबह सुबह राधा मौसी पूरे गांव वालों को लेकर पहुंच जाती है मनीषा के घर के बाहर। उसकी माँ को खड़ी खोटी बातें सुनाती है। अरे संतोषी देवी अपनी बेटी को अच्छा शिक्षा नहीं दे सकती और दूसरे के घर में जाकर हक के आती है। शर्म नहीं आती है क्या? ऐसी शिक्षा दे के रखी है। एक दिन आती है मेरे घर चोरी करने, दूसरे दिन हक के। अब अगर आई तो मार के टंगड़ी तोड़ दूंगी। तब दोबारा कहने मत आना कि मेरी बेटी को क्यों मारी हो। अरे हाँ, ये तो गलत है कि दूसरे के घर जाकर शौच करना। अरे हाँ दीदी, आपको तो समझाना चाहिए। आपकी बेटी ऐसे करतूत किए जा रही है गांव में। ची 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 ची। अरे ऐसी लड़की को जल्दी से शादी देकर विदा करो, वरना जो कुछ भी इज्जत है गांव में वो भी मिट्टी में मिला देगी ये लड़की। संतोषी देवी को सभी कोई खरी खोटी बातें सुनाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। संतोषी देवी को काफी बुरा लगता है। अरे मनीषा, ये क्या कर दी तुम? सबके घर जा जाकर हक के आई है, शर्म नहीं आती? अब देख पूरे गांव वाले आकर मुझे सुना के गए। तुझे अच्छा लगा क्या सुनने में? अरे माँ, उस दिन गई थी इसके घर अमरूद तोड़ने और वो मौसी मुझे पकड़कर लाठी से मारी थी, उसी का बदला ले रही थी। अरे बस कर, और तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब तेरी शादी दे दूं, बस मुझे निश्चिंत शांति मिलेगी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। एक रोज मनीषा को देखने के लिए लड़के वाले आए हुए थे। तभी वहाँ पर मनीषा आती है। मनीषा को देखते ही दीपक मनीषा पर मानो फिदा हो जाता है। मनीषा देखने में काफी खूबसूरत जो लग रही थी। अरे माँ, मुझे लड़की खूब पसंद आई, मैं तो इसी से शादी करूँगा। अरे हाँ बेटा हाँ, मुझे भी खूब अच्छी लगी बहू। अरे संतोषी देवी, आपकी बेटी हमें खूब पसंद आई। अब जल्दी से पंडित जी से बात करके शादी की तारीख निकालिए, हम इसे बहू बनाकर लेके जाना चाहते हैं। अरे हाँ, मैं आज ही पंडित जी से बात करती हूँ और आप लोगों को इत्तला करती हूँ। फिर एक अच्छा दिन समय देखकर मनीषा और दीपक की शादी करा दी जाती है गांव के ही मंदिर से। इस शादी से मनीषा और दीपक दोनों काफी खुश होते हैं। एक महीने बाद मनीषा अपने घर अपने गांव आती है। माँ। मनीषा की आवाज सुन उसकी माँ जल्दी से बाहर आती है और अपनी बेटी को देखकर काफी खुश होती है। अरे बेटी, तू आई है, कितने दिनों बाद तुझे देखी, काफी खुशी हो रही है। चल अंदर चल। और दामाद जी नहीं आए? अरे नहीं माँ, उसे कुछ काम पड़ गया, 2 दिन बाद आएंगे तो मुझे लेके जाएंगे। तब तक मैं यहाँ आ गई तुमसे मिलने के लिए। चल अंदर चल बेटी। फिर संतोषी देवी अपनी बेटी मनीषा को घर के अंदर लेके जाती है। वर्तमान समय मनीषा का पति दीपक आता है और मनीषा को अपने साथ लेके जा रहा होता है। तभी रास्ते में जाते जाते मनीषा की नजर पड़ती है राधा मौसी के ऊपर, जो काफी परेशान नजर आ रही थी। अरे राधा मौसी, क्या हो गया? काफी परेशान नजर आ रहे हैं। अरे मनीषा, कैसी है रे? मैं तो ठीक हूँ मौसी, आप क्यों परेशान हैं? अरे देखना, फिर से कोई मेरे दरवाजे पे हक के जाने लगा है।
अब क्या पता कौन कर रहा है ऐसा। अरे मौसी, उसी प्रकार छुप के देखिए, शायद पता चल जाए। ये कहते हुए मनीषा और उसका पति वहाँ से चला जाता है। अरे मनीषा तो सही कह रही है, आज रात भी छुप के देखती हूँ, कहीं पता चल गया तो मार के टंगड़ी तोड़ दूंगी।